Good morning, students. We will start today class 10 English medium subject social science. The long study question number 6. यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, 3 क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहे हैं. यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 5th क्वेश्चन नंबर है आज का फर्स्ट और नंबर 5. What are the main sources of water resources? What is the importance of water resources in human life? ठीक है, एक तो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर के कौन से हैं, क्या होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस बताना है अपने को. तो सबसे पहले देखते हैं अपन सरफेस वाटर. ठीक है ना, सरफेस जो वाटर पाया जाता है वो है सरफेस वाटर. द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. हमारा सरफेस वाटर जनरली जो होता है वो नदियों द्वारा, तालाबों द्वारा और झीलों द्वारा हमें प्राप्त होता है. रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया. भारत में सरफेस वाटर का सबसे मेन सोर्स रिवर्स है, नदियां हैं. रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर फाउंड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. देखिए, नदियां और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक, ये भारत के हर भाग में पाई जाती है. देयर आर मेन रिवर्स, मुख्य नदियां हैं इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. कैरिंग 60% ऑफ टोटल सरफेस वाटर इन इंडिया. ठीक है, ये लगभग पूरे पानी का, पूरे वाटर का 60% ये सरफेस वाटर के फॉर्म में है भारत में. अमंग द मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दुनिया की कुछ बड़ी नदियों में ये शामिल है. द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा आर 8 and 10 places respectively. पूरी दुनिया में ये 8वें और 10वें पायदान पर है. चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर जो कि हमें जमीन के नीचे से मिलता है. ठीक है, सब पार्ट ऑफ रेन वाटर इज सॉक्ड बाय द लैंड. लैंड क्या कर लेता है, उसको सॉक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. ओनली 60% रीचेज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल. ठीक है, 60% जो होता है वो सबसे ऊपर वाली लेयर पर ही एब्जॉर्ब किया जाता है. Which is very useful for agriculture and vegetation to grow, जो कि खेती के लिए और फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है. रेस्ट ऑफ वाटर प्रिकोलेट्स एंड इज कलेक्टेड बिलो द सरफेस एज ग्राउंड वाटर. और दूसरा जो भाग होता है ग्राउंड, जिसको हम पहले लेयर की दूसरे वाली लेयर बोल सकते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. आगे देखते हैं हम. चलिए, इट इज ऑब्टेन ऑन द सरफेस थ्रू वेल्स एंड ट्यूब्स. वेल्स एंड इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर इरिगेशन पर्पस, गार्डनिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. उसके बाद इस वाटर का उपयोग हम कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा और मानव खेती के लिए, सिंचाई के लिए, गार्डनिंग के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका यूज करता है. नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक वाटर. देखिए, एटमॉस्फेरिक वाटर का मतलब होता है जो वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स मिक्स इन एयर, जो एयर में होता है, इसका यूज हम नहीं कर पाते हैं. 4th वन, ओशियन वाटर. दिस टाइप ऑफ वाटर इज मेनली यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग इंडस्ट्री. जो ओशियन वाटर है, इसका यूज हम केवल ट्रांसपोर्ट और फिशिंग, मछली पालन में कर सकते हैं. चलिए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक पर्पस, रिक्रिएशन एक्सेट्रा. पानी का उपयोग जो होता है वो सिंचाई के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेशन में, ट्रांसपोर्ट के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए और मनोरंजन के लिए, नौका और फिर बहुत सारी मनोरंजन गतिविधियों के लिए होता है. मेजर सोर्स ऑफ वाटर इज फॉर इरिगेशन. सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग खेती में होता है. वी आर यूजिंग वाटर फॉर इरिगेशन सिंस एंशियंट टाइम. हम पानी का उपयोग कर रहे हैं, प्राचीन काल से कर रहे हैं खेती में. वाटर इज वैल्यूबल रिसोर्सेज. वाटर क्या है, सबसे वैल्यूबल है, सबसे महत्वपूर्ण है, उपयोगी है. इट फुलफिल्स आवर बेसिक नीड्स. यह हमारी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. इट एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. इसी के द्वारा हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाई इज द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखिए क्वेश्चन वो पूछ रहा है अपने से कि जो जंगली जानवर है या जो जंगली लाइफ है उनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, और जो मेजर है वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये क्या होता है, क्यों होना चाहिए। एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज दे प्रोवाइड मेनी यूजफुल प्रोडक्ट लाइक मीट, इवोरी एक्सेट्रा। देखिए एनिमल्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, ये हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं, जैसे मिल्क हो गया, है ना, और फिर उसके बाद में हाथी दांत, बहुत सारी बोन्स, मेडिसिन इससे प्राप्त होती है हमें। आगे देखते हैं हम, मैन इज डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट रिक लैजली। जो मेन है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को भी, जंगल को भी बेतहाशा। रिक लैजली का मतलब होता है बेतहाशा, बिना किसी रोक टोक के। ड्यू टू विच एक्सीडेंट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज डेंजरस, जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो जंगली जानवर है, जो जंगली लाइफ है, उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। पॉपुलेशन ऑफ लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोज एक्सेट्रा। और जो पॉपुलेशन है जैसे लायन की, टाइगर की, एलिफेंट्स की, ये भी कम होती चली जा रही है, इज डिक्रीजिंग। इट सीम्स दैट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स सम स्पाइसेस ऑफ एनिमल विल बिकम एक्सिडेंट। ये देख सकते हैं कि आने वाले कुछ ईयर में जो इनकी जो जनसंख्या है वो कम हो चुकी है। दे हैव टू बी सेव फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। इसे हमें सेव करना पड़ेगा, किसके लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, भौगोलिक संतुलन के लिए। चलिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ किस तरह से हम कर सकते हैं ये देख सकते हैं हम। फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ नीतियां बनानी पड़ेगी जिससे हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। फर्स्ट वन, सेफ गार्डिंग द नेशनल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स। सेफ गार्डिंग का मतलब होता है सुरक्षा देना। नेशनल हैबिटेट, राष्ट्रीय हैबिटेट का मतलब होता है आसरा, जहाँ ये रहते हैं, ठीक है, तो हमें उनको उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी राष्ट्रीय तौर पर जहाँ वो रहते हैं, जैसे जू हो गया, फिर नेशनल पार्क एक्सेट्रा। सेकेंड वन पॉइंट, पॉचिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। पॉचिंग का मतलब होता है शिकार करना, शिकार को पाबंद कर देना चाहिए बिल्कुल। एस्टैब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन फॉरेस्ट एरिया, निर्माण होना चाहिए बायोस्फीयर का, कहाँ पर, फॉरेस्ट एरिया में। एजुकेटिंग पब्लिक फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। देखिए हमें पब्लिक को एजुकेटिंग करना पड़ेगा, किसके लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में और एजुकेशन के हर लेवल पर। फिफ्थ वन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कार्य करवाना, कार्यान्वयन, है ना, तो हमें कार्य करवाना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम का। ये इम्प्लीमेंटेशन का मतलब एक और होता है लागू करना, कार्य में लाना, कार्यान्वित करना। यस स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देखिए हमें गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है, संस्थाएं होती है, उसका रोल बताना है हमें, उसका कार्य बताना है, किसमें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, किस तरह से बचा रही है वो, उसमें उसका काम हमें बताना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1894 इन इंडिया। देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1894 में एक पॉलिसी बनाई, एक नीति बनाई भारत में। इट एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एवरी स्टेट फॉर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इसमें निर्माण हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हर स्टेट में, इसके लिए प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट फॉरेस्ट का, जंगलों को बचाना और उसकी सुरक्षा करना। देयर वेयर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, दो मुख्य बिंदु थे इसके। एक तो रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व को वसूल करना, एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को सुरक्षा प्रदान करना। इन 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड। न्यू फॉरेस्ट
policy was made. Its four main points were: forest area should be increased to 33.3%. Second, forestation. Third, protection of forest. And fourth, forestry research. 1950 में इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड ने कुछ नई पॉलिसी बनाई। इसके 4 पॉइंट है। एक तो फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना 33.3%, फॉरेस्टेशन जंगलों को बढ़ाना, पेड़ लगाना, फॉरेस्ट का प्रोडक्शन और फॉरेस्ट्री रिसर्च जंगलों पे रिसर्च। सेकेंड, द पॉलिसी वॉज रिजर्व ऑन 7 December 1988. द मेन एम ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी of 1988 is protection, conservation and development of forest. पॉलिसी रिवीज, ठीक है, रिवीज मतलब संशोधन होता है। संशोधन किया गया 7 December 1988 को। इसका मेन उद्देश्य था फॉरेस्ट पॉलिसी का कि प्रोटेक्शन करना, बचाना और डेवलपमेंट करना फॉरेस्ट का। थर्ड पॉइंट, इन 1990 a 20 years national forest action program was launched to make national forest policy of 1988 functional. उसके बाद 1990 में 20 ईयर नेशनल फॉरेस्ट एक्शन प्रोग्राम का लॉन्च किया गया, जिसमें एक नीति बनाई गई, ठीक है, और उस नीति के तहत डेवलपमेंट फॉरेस्ट की बात कही गई। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए इसके कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। एस्टिब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। एस्टिब्लिशमेंट का मतलब होता है निर्माण, बनाना। इन 1965 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टिब्लिश्ड अ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। एक नीति बनाई उन्होंने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इट्स फंक्शन वेयर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डाटा टू ब्रॉडकास्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन, मार्केट स्टडी and to coordinate the institutions engaged in forest development program. एक नीति बनाई जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ब्रॉडकास्ट प्रसारण करना, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, मार्केट की स्टडी करना और कोऑर्डिनेट, जो बिंदु है, कोऑर्डिनेट द इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है, इंगेज मतलब व्यस्तता, इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोग्राम, इन सबके बारे में जानकारी हासिल करना। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1971 टू नो अबाउट द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सर्वे हुआ जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1971 में। ये क्या बताता है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, काउंसिल परिषद फॉरेस्ट रिसर्च और एजुकेशन के बारे में परिषद बनाया गया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंटर अंडर द काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च इन देयर रिस्पेक्टिव इको क्लाइमेट जोन। ठीक है, इसका निर्माण किया गया देहरादून में। क्या करता है ये जो परिषद होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है अंडरटेकिंग रिसर्च, ठीक है, उद्योग के बारे में। और इको क्लाइमेट पर्यावरण और जलवायु के बारे में क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। इसके बाद इट्स फॉर रीजनल सेंटर, इसके 4 रीजनल सेंटर है, बेंगलुरु है, कोयम्बटूर है, जबलपुर है और बुर्नीहाट है। चलिए इसके बाद 4th पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर। क्राफ्ट है ना, जो कला होती है ना, शिल्पकला का जिसको कहते हैं, इसका ट्रेनिंग सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, आप जो लकड़ियों से जो कारागिरी होती है ना, उसका स्टैब्लिश किया 1965 में देहरादून में। टू ट्रेन द एम्प्लॉइज ऑफ फॉरेस्ट
डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन किए जाते थे जो फॉरेस्ट कर्मचारी और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके बाद में 5th पॉइंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ इन 1980। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अकॉर्डिंग टू विच, इसके अनुसार फॉरेस्ट लैंड कैन नॉट बी कन्वर्ट, जो फॉरेस्ट लैंड है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता एग्रीकल्चर के लिए विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की परमिशन के बिना। गवर्नमेंट हैज क्लासिफाइड फॉरेस्ट इनटू 4 कैटेगरीज, गवर्नमेंट ने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जंगल की सुरक्षा, नेशनल फॉरेस्ट, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय जंगल, विलेज फॉरेस्ट, गांव के जंगल, ट्री ग्रुप और ग्रुप ऑफ ट्रीज, है ना। ग्रुप मतलब जो भी हम एक झुंड होता है। फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉरेस्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप, और मैनेजमेंट पॉइंट के अनुसार फॉरेस्ट 3 ग्रुप में बांटा गया है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। और लास्ट वन महोत्सव इन 1950 के.एम. मुंशी, देन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे 1950 में के.एम. मुंशी, हेड स्टार्ट, इन्होंने स्टार्ट किया वन महोत्सव। इसका मतलब होता है प्लांट मोर ट्री, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना। मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया एंड मोटिवेट पीपल फॉर प्लांटेशन, ठीक है। ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसमें इंक्रीज करना फॉरेस्ट एरिया को, लोगों को मोटिवेट करना, उत्साहित करना प्लांटेशन के लिए, पौधे लगाने के लिए। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1st to 7 जुलाई एवरी ईयर इन आवर कंट्री। हमारे देश में 1 से लगा के तो 7 तारीख तक, 7 जुलाई तक हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है।